सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। और कराची के साहिल पर फंसे जहाज हैंग टैंक 77 को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जहाज का रुख समुंदर की जानिब कर दिया गया है। जहाज को क्रेन बोट और टग बोट की मदद से निकाला जा रहा है। मजीद जानेंगे, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज राना, बताइएगा जहाज को निकालने का सिलसिला कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो आज सुबह 10 बजे से जो ऑपरेशन जारी था, इस वक्त जो 400 मीटर दूरी पे जो इस वक्त जो क्रेन बार्ज खड़ी थी, पहले जहाज़ को वहाँ तक लेके जाया गया। उसके बाद क्रेन बार्ज हटा के इस वक्त हम देख रहे हैं मंजर जो पीछे नज़र आ रहे हैं हमारे अकब में, वो जहाज़ जो इस वक्त गहरे पानियों की तरफ टग बोट की मदद से खींचा जा रहा है। अब लगता यही है और वाकया पेश ना आए, रस्सा ना टूटा तो ये जहाज आज रीफ्लोट गहरे समंदर में ले जाने में कामयाबी हासिल होगी। जहाज पर इस वक्त जो कैप्टन उमर हैं, उनकी मावनत के लिए जो है वो डिप्टी कंजर्वेटिव केपीटी से रिटायर कैप्टन अल्ताफ भी इस वक्त जहाज पर मौजूद हैं। और साथ ही जो जहाज को निकालने के लिए इस वक्त 2 टग बोट्स जो हैं वो समंदर के अंदर काम करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त जो बताया जा रहा है, जो टग बोट हारमनी है वो इसको निकालने में अब तक कामयाब हो गई है। इस वक्त जहाज जो है वो हारमनी टग बोट की मदद से गहरे पानी में इस वक्त पहुंच चुका है। कहा यह जा रहा है जो टग बोट थी वो इस वक्त 1 नॉटिकल माइल जो है उस वक्त जहाज पर जब साहिल पर था तो उससे दूरी पे खड़ी थी, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि जो क्रेन बार्ज थी उसको मजीद करीब लाया गया, उससे उसको वहाँ पे होल्ड किया गया और उसके बाद जो रस्सा जो है वो टग बोट की मदद से खींचने के अंदर इस वक्त तक जो लग रहा है कि जो जहाज को रीफ्लोट कराने में जो है वो इस वक्त सी मैक्स कंपनी और उसके साथ जो अयान शिपिंग जो ब्रेकिंग कंपनी थी वो इसको जहाज को रीफ्लोट कराने में अब तक जो लग ऐसी रहा है कि वो कामयाब हो गई है। अगर कोई रास्ता नहीं टूटता तो ये जहाज जो है वो आज अपने चैनल पे और अपने एंकर्स के ऊपर जो है वो इसको गहरे पानी में कर दिया जाएगा। कल ये देखा गया था कि जहाज के ऊपर जो एंकर मौजूद नहीं थे वो भी 2 एंकर इसके आगे की तरफ जो उसकी नोज है, जो मुंह है, उस पर 2 एंकर जो है वो कल फिक्स कर दिए गए थे। अगर जहाज और जो इस वक्त समंदर की कैफियत है वो लो टाइड होनी शुरू हो गई है तो जो उस वक्त एक खौफ होता था कि जो एक डिस्टेंस लंबा होता था टग बोट से और जहाज की जानिब, वो अब कम हो गया है और वो रस्सा टूटने का भी अंदेशा इस वक्त कम है, क्योंकि जो समंदरी कैफियत है वो भी अब उतरने की जानिब है, जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त बहुत माफिक टाइम, आज का दिन जो 7 सितंबर का दिन बताया गया था कि जहाज को निकालने में कामयाबी होगी, इस वक्त तक जहाज को जो है वो गहरे पानी के अंदर पहुंचा दिया गया है और टग बोट की मदद से अब ये जो है वो चैनल में जाएगा और वहां पर जाके जो है इसको लंगर अंदाज किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज राना आपका। शहर कायद के मसाइल तो एक जानिब, मगर दूसरी जानिब शहर कायद का मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। ठंडी हवा और बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं, रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया, बताइएगा। कराची में बारिश का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही गहरे बादलों का राज था, घटाओं के डेरे हुए। महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज़ हो चुका है। जो स्पेल बताया जा रहा था कि मानसून का एक नए स्पेल के तहत 9 सितंबर को कराची में बारिश का इम्कान है, लेकिन स्पेल जो है वो काफ़ी तेज़ी से सिंध में दाखिल हुआ और उसके बाद आज से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज़ हो चुका है। दीगर इलाके लांडी, कोरंगी, मलीर इसके और M9 मोटरवे समेत सौराब गोट डिफेंस के मुख्तलिफ फेजेस में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी जो है अब वो हो रही है। महकमा मौसमियात का मजीद ये कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो 11 सितंबर तक जारी रहेगा, जबकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और उस अलर्ट के मुताबिक 7 सितंबर से 11 सितंबर तक ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि नया स्पेल जो राजस्थान के रास्ते सिंध में दाखिल हुआ है वो 11 सितंबर तक इसी तरीके से वक्फे से कहीं हल्की और तेज बारिश बरसाता रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं बहरा अरब से चलने वाली तेज हवाओं के बायस बादल बने और अचानक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। ठट्टा समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिपोर्ट हुई है। मानसून की बारिशों का बाकायदा आगाज आज रात से मशरकी सिंध के इलाकों में होगा। कराची में कल रात से मानसून स्पेल का आगाज होगा। 9 से 10 सितंबर को कराची में तेज बारिश का इम्कान है।
देखिए, आज सुबह जो बारिश हुई है ये लोकल डेवलपमेंट से हम कह सकते हैं। ये बादल बने ही अरेबियन सी में एक ट्रफ या मॉइस्चर ट्रफ की वजह से मॉइस्चर सप्लाई हुआ और ठंडा में कुछ एरियाज़ में बारिश हुई और फिर कराची की तरफ वो बादल आए और हल्की बारिश यहाँ पर भी हो गई। और असल जो वेदर सिस्टम है वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया या उसके भी मज़ीद ईस्ट में मौजूद है, तो उसके असरात आज रात हमारे कुछ ईस्टर्न सिंध के ऊपर आना शुरू होंगे और कराची में फिर कल रात से इम्कान है। ज़्यादा इम्कान तो परसों से है, लेकिन हो सकता है इक्का दुक्का जगहों में कल रात में ही हो जाए, थंडरस्टॉर्म के साथ किसी किसी जगह में गरज चमक हो जाए और हल्की से दरमियानी बारिश हो जाए। असल स्पेल जो है वो 9 से लेकर 11 के दरमियान है और उसमें किसी जगह पर मॉडरेट और तेज़ बारिश का भी इम्कान है। दूसरी जानिब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नया मॉनसून अलर्ट जारी कर दिया है। कराची समेत सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में 7 से 11 सितंबर तक बारिशों का इम्कान है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ज़िले इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बताएं कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नया मॉनसून अलर्ट जारी कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमली गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सैयद अली गिलानी हमारे ही गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में सैयद अली गिलानी की वफ़ात के हवाले से हम उन सबको खिराज अकीदत पेश करते हैं। सैयद अली गिलानी हमारे हीरो थे। आज़ाद कश्मीर में सैयद अली गिलानी की वफ़ात पर तातील देकर उनको खिराज अकीदत पेश किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं नए नोटिफिकेशन के हवाले से वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ख़वातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी की गई है। तफसीलात जानेंगे सबा वजीर से। सबा, बताइएगा मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं ड्रेस कोड के हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी तालीमी निज़ामत की जानिब से इस्लामाबाद में सरकारी तालीमी इदारों में उस्ताज़ा के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिए गए हैं, जहाँ पर ख़वातीन को जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वहाँ पर जो मर्द उस्ताज़ा हैं उनको जीन्स और टी शर्ट पहनने पर भी पाबंदी होगी और मर्द उस्ताज़ा को सर्दियों में गर्म चादर पहनने की भी इजाज़त नहीं दी गई है, जबकि उस्ताज़ा को सर्दियों में खूबसूरत रंग और डिज़ाइन के स्वेटर कोट और जर्सी पहनने की इजाज़त होगी। और नोटिफिकेशन के मुताबिक मर्द उस्ताज़ा सलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहने और उस्ताज़ा क्लास में टीचिंग गाउन और लेबॉर्ट्री में लैब कोट पहने और एरिया एजुकेशन अफसरान को भी ड्रेस कोड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सब आपका। पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमले की मिली भगत या फिर नाअहली। दुबई जाने वाला मुसाफिर एयरपोर्ट पर सर्चिंग मशीन से गुजरकर करोड़ों रुपए मालियत का सोना और गैर मुल्की करेंसी लेकर जहाज तक पहुंच गया। इंटेलिजेंस इतला पर कस्टम और दीगर इदारों की दौड़ें लग गईं। उस्मान जावेद से जानते हैं। उस्मान जावेद, किस तरह यह मुमकिन हुआ कि इतनी सिक्योरिटी को ब्रीच करके एक शख्स जहाज तक पहुँच गया? इसी बात की अब तहकीकात शुरू हो चुकी है, क्योंकि पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर ने कस्टम समेत दीगर अमले को मामू बना दिया और एयरपोर्ट पर सर्चिंग मशीनों से गुजरकर मुसाफिर करोड़ों रुपए मालियत का सोना और गैर मुल्की करेंसी लेकर जहाज तक पहुंच गया। इंटेलिजेंस इतला पर कस्टम और दीगर इदारों की दौड़ें लग गईं और कस्टम और दीगर अमला जहाज में पहुंच गया। मुसाफिर के दस्ती सामान की तलाशी ली गई तो उसमें 1.5 किलो से जायद सोने के बिस्किट और 13,000 से जायद यूरो बरामद किए गए। कस्टम की इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग डेस्क होने के बावजूद मुसाफिर सोना और गैर मुल्की करेंसी लेकर जाने में कामयाब हो गया था। मुसाफिर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दुबई जाना चाह रहा था। कस्टम ने मुसाफिर को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दिया और साथ साथ ये भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि कस्टम के और दीगर इदारों के कौन कौन से एहलकार मुलविस हैं जिन्होंने मुसाफिर के लिए सहूलतकारी करते हुए उसको सामान ले जाने की जहाज तक इजाजत दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत है, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है, बसीम इफ्तिखार से जानते हैं। बसीम, बताइएगा।
शहर कायद पे गैस का मसला भी संगीन होता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस की किल्लत ने शहरियों को परेशान कर रखा है। इस वक्त मैं नॉर्थ नाबाद ब्लॉक एल के रिहायशी इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो मुसलसल गैस की बंदिश ने जो इलाका मकीन है उनको शदीद परेशानी से दो चार कर रखा है। इस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो खातून है इनसे जानते हैं कि गैस की बंदिश से कितनी परेशानी है। सुबह 10:30-11 बजे से रात 11 बजे तक जो है वो बिल्कुल गैस नहीं होती है हमारे इलाके में। वैसे तो ये मसला सारा साल का है, लेकिन ये 1-2 हफ्ते से मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है घर के अफराद को खाने की, पकाने की। जाहिर सी बात है गैस से हर चीज़ है और उसी से हमारे अखराजात भी बहुत बढ़ गए, क्योंकि बाहर का खाना, बाहर की चीज़ें, हर चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो रोटी हो या वो सालन हो या वो हो। तो ये मसला बहुत संगीन हो गया। हमने काफ़ी दफ़ा टीम्स को कॉल की हैं और टीम्स आई भी हैं हमें देखने के लिए। वो विज़िट करती हैं, मीटर भी चेक करती हैं, लेकिन एज सच कुछ होता नहीं है। मतलब वो विज़िट करके अपने तरफ से काम करके चली जाती है, लेकिन मुझे लगता है जो रूट प्रॉब्लम है रूट कॉज तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है। ये खातून थी जिनका कहना यह है कि गैस का जो मसला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें शहर के दीगर इलाकों की, जिसमें मलिर का इलाका है, शाह फैसल कॉलोनी है और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर भी शदीद गैस के मसाइल सामने आ रहे हैं और इस वजह से जो है वो शहरी शदीद परेशान है। वसीम इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्ताही की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। एक हफ्ते में लोहे की फ़ी किलो कीमत 243 से 249 रुपये हो गई है। लोहे की चादर की कीमत में भी 6 रुपए का इजाफा हुआ है। कीमत 265 रुपए की हो गई है। स्क्रैप की कीमत में भी 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए का इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं, मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा मोहम्मद इब्राहिम। बिल्कुल, लोहे की कीमत के हवाले से बात करें तो लोहे की कीमत में भी मुसलसल इजाफा जो है वो जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते लोहे की फ़ी किलो कीमत जो थी वो 243 थी, जो कि अब बढ़कर 249 रुपये फ़ी किलो जो है वो हो गई है। 6 रुपये का जो है वो इजाफा आया है एक हफ्ते में। मज़ीद अगर हम लोहे की चादर की बात करें तो उसमें भी 6 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ है और कीमत अब 265 रुपये जो है वो हुई भी है। इसके अलावा स्क्रैप की कीमत के हवाले से बात करें तो स्क्रैप की कीमत भी अब 100 रुपये से बढ़कर 110 रुपये हो गई है। मज़ीद हम यहाँ से दुकानदारों से बात करते हैं। इस हफ्ते में जो लास्ट टाइम जो रेट आया है ना, तकरीबन वो 6 रुपये का रेट आया है और उससे पहले जो मार्केट रेट था ना, अगर इमरान खान की हुकूमत से पहले, तो उससे पहले रेट की ये सूरत हाल थी 120 रुपये 25 रुपये के लगभग थी। आज वही रेट इस हुकूमत में 270 रुपये किलो प्लस हो चुकी है। आने वाली सूरत हाल ऐसी है कि लग रहा है 300 से भी जो है वो ऊपर हो जाएगी। दुकानदार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और सभी ये मुतालबा कर रहे हैं कि कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई की जाए, क्योंकि इस हुकूमत के आने से पहले जो कीमतें थीं वो काफ़ी कम थी कदरे। अब अगर हम अब की कीमतों से कंपेयर करें, मज़ीद दुकानदार और जो लेबर हैं दोनों ही ये मुतालबा कर रहे हैं कि लोहे की कीमतों में कमी वाक़ई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड T20 के स्क्वाड से नाखुश। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम के स्क्वाड को रमीज़ राजा ने बदल डाला। कप्तान को आजम खान और सुहेब मकसूद की सिलेक्शन पर एतमाद में नहीं लिया गया। आजम खान और सुहेब मकसूद का नाम रमीज़ राजा ने शामिल कराया, जबकि बाबर आजम, फ़हीम अशरफ और फ़खर जमान को टीम में शामिल करना चाहते थे। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज़ शहबाज। हाफिज़ शहबाज, बताइएगा इस बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात की जाए, कल पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ और उसके बाद से पहले से मुस्ताफी हुए और उसके बाद आज ये इतला सामने आई है कि कप्तान बाबर आजम जो है वो टीम का जो ऐलान करदा स्क्वाड है उससे वो खुश नहीं है। हमारे राय के मुताबिक बाबर आजम ने 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको टीम में शामिल करने के लिए कहा था, मगर चीफ सेलेक्टर ने उन तमाम खिलाड़ियों को जो है वो टीम में शामिल नहीं किया। खासतौर पर बाबर आजम जो फ़हीम अशरफ और फ़खर जमान के हवाले से वो खास नाला है कि उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। सुहेब मकसूद की जो सिलेक्शन थी उसके हवाले से भी राय के कहना है कि बाबर आजम का कहना है कि उनसे एतमाद के लिए उनसे पूछे बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर ये फैसला किया गया, जिस पर बाबर आजम खासे नाला है और उन्होंने इस हवाले से शिकवा भी किया है। अपने साथी खिलाड़ियों से भी उन्होंने बातचीत की है कि ये जो किया गया है इस सिलेक्शन के ऊपर उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब हमारे राय के मुताबिक आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी है, इसमें सिलेक्शन का 10 अक्टूबर तक रद्दोबदल करने का अख्तियार रखती है। हमारे राय के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें खिलाड़ी की कारकर्दगी देखने के बाद इसमें रद्दोबदल किया जा सकता है। जी ठीक है। अच्छा हाफिज़ शहबाज, ये बताइएगा, अभी तो सिर्फ 2 खिलाड़ियों को चेंज किया गया है, क्या मजीद भी तब्दीली मुतवक्के है इस स्क्वाड में?
देखें, बात यह है कि अभी जैसे मैंने पहले बताया कि 10 अक्टूबर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अपना स्क्वाड चेंज करने की जो सहूलत मौजूद होगी। इस सिलसिले में आप देखा ये इजराइल का ये कहना है कि क्योंकि जो टीम सिलेक्ट होगी है उसको देखते हुए यही फैसला किया जा रहा है कि जैसे ही न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उसमें खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा और जिन खिलाड़ियों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, खिलाड़ी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुस्तकबिल के हवाले से न्यूजीलैंड सीरीज के बाद को फैसला किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।